स्टूडेंट्स, क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट में हमने पिछले पार्ट में आपको रासायनिक सूत्र और उससे प्राप्त होने वाले जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उसके बारे में हमने बताया था। अब इस वीडियो में आपको दो पॉइंट हम बताएंगे। एक, केमिकल इक्वेशन क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, पहले पॉइंट बताएंगे। और सेकंड पॉइंट में हम आपको बताएंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो रासायनिक समीकरण है, इसको हम संतुलित कैसे करते हैं। आज हम इस वीडियो में केवल दो पॉइंट बताएंगे। अब हम पहला पॉइंट लेते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को यदि हम उनके सिंबल्स यानी संकेतों या फार्मूला सूत्रों के द्वारा उस संपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिव्यक्त करें, शो करें, प्रदर्शित करें, तो जो समीकरण, जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए आपको जैसे हम कहते हैं कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो साधारण तौर पे हम यदि उसको लैंग्वेज में बोलते हैं विदाउट इक्वेशन, तो बोलेंगे कि जब जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया होती है यानी रिएक्शन होता है, तब जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर धातु फ्री होती है, मुक्त होती है। इसी को अब हम बड़े सरलता से इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर Zn प्लस CuSO4, मतलब जिंक का सिंबल हमने रख दिया, यहां पर कॉपर सल्फेट ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हमने रख दिया, एरो चिन्ह हमने लगाया। अब यहां पर हमने बताया था कि जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है प्लस CO सॉलिड मुक्त होता है, कॉपर धातु मुक्त होती है। तो इसको जो हमने सिंबल के रूप में, संकेतों के रूप में मॉलिक्यूल्स को रख दिया है, तो ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ यही है केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण में आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों का। रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं। इसका एक ये बायां पक्ष L और ये है दायां पक्ष राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट चाहे तो आप इसको लिख भी लें, और राइट पार्ट, दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट पार्ट में क्रियाकारक रखे जाते हैं। यदि यहां पर एक से अधिक क्रियाकारक होते हैं तो उनको हम बीच में प्लस सिंबल से, प्लस चिन्ह से, साइन से इसको शो कर देते हैं। और यदि एक ही है तो कोई बात नहीं, सीधे डायरेक्टली कर देते हैं। यहां पर बाएं पक्ष क्रियाकारक कहलाएंगे यानी रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, और ये जो दाएं पक्ष में प्राप्त होता है ये कहलाता है प्रोडक्ट। मीन्स आप इसको भी कह सकते हैं रिएक्टेंट, पहले जो रिएक्टेंट एंड रिएक्ट, क्रियाकारक से क्रियाफल प्राप्त हुआ, रिएक्टेंट टू रिएक्ट, R to R,
या इसको यहां पर बोल सकते हैं आप प्रोडक्टर टू प्रोडक्ट। बट यहां पर जब आप सिंबल रखेंगे तो ये RR या PP ऐसा हो जाएगा, इसलिए यहां पर इसको हटा करके यहां पर रख दिया गया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उत्पाद। क्रियाकारक से क्रियाफल को हमने उत्पाद में कर दिया। अब ये R टू P से P हो गया, R से P। रिएक्टेंट क्या बनाता है? प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से अब ये प्रोडक्टर टू प्रोडक्ट ये भी हटा दिया गया, कोई मतलब नहीं। अब सिर्फ आप जान लो कि ये एरो चिन्ह के बाईं ओर का जो भाग होता है वो रिएक्टेंट होंगे, क्रियाकारक होंगे, और इसके दाईं ओर के जो पदार्थ होंगे, सब्सटेंस होंगे, वो प्रोडक्ट होंगे, यानी क्रियाकारक से उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब इनको हम संकेत और सूत्रों के द्वारा शो करते हैं तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां पर एक चीज और जान लेना है कि जो द्विपरमाणु गैसें हैं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि, ये जो कि सभी द्विपरमाणुक है, बाइएटॉमिक है, इसलिए इनको जब भी आप रिएक्शन में रखेंगे इसी रूप में रखना है। यहां पर नॉट एटॉमिक स्टेज, इसको आणविक स्टेज पे नहीं रखना है। जैसे H2 को H के रूप में आप नहीं रख सकते हैं, O2 को O के रूप में नहीं, इसको इसी रूप में H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2 के रूप रखेंगे। शेष जो भी है सदस्य, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको आप केवल एटॉमिक स्टेज में रखेंगे, परमाणुक स्टेज पे ये क्रिया में भाग लेंगे। और जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यौगिक के अणु होंगे, उनको आणविक रूप स्टेज पे ही रखना होता है। यहां पर एक चीज और आपको हम याद दिला दें, ये जो एरो चिन्ह है, यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो आप लोग ये समझ लें कि यहां पर दो तीन चीजें, जैसे आप इक्वल, बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। यदि बैलेंसिंग समीकरण है, इक्वेशन है, तो आप बराबर लगा सकते हैं। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम यह हो जाती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरह की होती है। एक होती है इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, यानी एक दिशीय, और दूसरी होती है रिवर्सिबल, जिसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल क्रिया, उत्क्रमणीय। इसलिए यहां पर चूंकि क्रिया एक दिशी, जैसे इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, वो एक दिशी होती है, जो केवल क्रियाकारक से क्रियाफल की ओर ही चलती है। इसलिए इसको हटा करके एरो का चिन्ह ये दिया गया। ये एरो चिन्ह यहां पर रखने का यही मूल कारण है। दूसरा, रिएक्शंस कुछ है वो ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, उनको दो मुहे तीर के द्वारा शो किया जाता है, ऐसे, जिसमें से जो ये दाहिनी ओर को जाता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी अग्र अभिक्रिया को शो करता है, और जो ये है दूसरा चिन्ह, ये बैकवर्ड रिएक्शन को शो करता है। मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च या प्रतीप अभिक्रिया, हिंदी में उसको पश्च या प्रतीप अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए इस चिन्ह को रसायन से अलग कर दिया गया है, बाकी मैथ में ये चलता है। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन के बारे में लगभग जान चुके हैं। अब हम लेते हैं सेकंड टॉपिक। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्यों होती हैं, किस तरह से होती हैं।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में कोलिजन थ्योरी, जो संघट्टवाद सिद्धांत कार्य करता है, इसके अनुसार अणुओं या परमाणुओं के मध्य इफेक्टिव यानी प्रभावी अट्रैक्शन होता है, टक्कर होता है, अटैक करते हैं और इसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको मालूम है कि जो प्रभावी टक्कर के लिए अधिकतम 2 अणु सीधे टक्कर करेंगे, उनमें ज्यादा इफेक्टिव प्रभावी टक्कर होगा। अधिकतम 3 अणु एक साथ टक्कर हो सकते हैं, जिनमें तीनों के तीनों एक साथ जुड़ सकते हैं और इससे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। यदि इससे आगे मान लीजिए कि 4 कण है, तो 4 कण में 3 ही कण एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं, चौथा कण किसी भी हालत में संपर्क में नहीं रह सकता है। इसलिए 4 अणु एक साथ टक्कर करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके लिए ये एक से अधिक पदों में क्रिया होगी। मतलब एक पदीय क्रिया जो होती है वो उसमें अधिकतम 2 से 3 अणु यानी एटम ही भाग ले सकते हैं। 3 अणु या परमाणु, कोई भी पोजीशन हो सकती है। किसी भी यौगिक के 3 अणु मैक्सिमम, या यदि वो एलिमेंट्स है तो उसके 3 परमाणु ही प्रभावी टक्कर कर सकेंगे और प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए यदि 3 से अधिक आणविकता वाला कोई समीकरण होगा तो वो एक पद में नहीं हो सकता है, और इसलिए समीकरण के संतुलन की, बैलेंसिंग की इसी आधार पर 2 विधियां हैं। पहली है अनुमान विधि यानी हिट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड यानी आंशिक समीकरण विधि। तो आप ध्यान रखें, जो रिएक्शंस यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन एक पदीय यानी सिंगल स्टेप, 1 स्टेप, एक पद में पूर्ण होते हैं, उनके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज किया गया है। अनुमान विधि का उपयोग किया जाता है इनको बैलेंस करने के लिए। दूसरा जो ये पार्शियल इक्वेशन मेथड है, इसमें जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया एक पद में संपन्न न होकर एक से अधिक पदों में संपन्न होती है तो उसे हम हीट एंड ट्रायल प्रोसेस से, मेथड से बैलेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए दूसरा मेथड यहाँ पर ये निर्मित किया गया, खोजा गया, और इसके द्वारा हम बड़े आसानी से एक से अधिक पदों में होने वाली क्रिया, चाहे वो 2 पद में हो रही हो, चाहे वो 3 पद में हो रही हो, चाहे वो 4 पद में हो रही हो, उसको हम बड़े आसानी से यहाँ पर पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब जैसे यहां पर एक समीकरण दिया हुआ है N2 + H2 = 2NH3, ये बैलेंस्ड समीकरण है। यहां पर आप इसको देखें, अनबैलेंस्ड समीकरण, या इसको ऐसे भी दिया जा सकता है N2 + H2 = NH3। हमने यहां पर 2NH3 दे दिया है। अब यहां पर देखें, एक चीज ध्यान रखना है, जो हमने पहले पढ़ा है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, उसमें द्रव्य के संरक्षण का नियम जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्य के संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, चेंज होगा। यहां पर नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन से क्रिया करके और अमोनिया बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक और उत्पाद R और P प्रोडक्ट में दोनों तरफ इनमें बैलेंस होना चाहिए, पदार्थ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम एक आपको, जैसे हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था, अब तो
स्लेट बत्ती है नहीं। पहले हम लोग जब स्लेट बत्ती थी और जोड़ घटाना हम लोग करते थे, तो जो सबसे वीक लड़का था वो मौखिक नहीं लाइन से लिखा करता। जैसे मान लो कि 2 धन 1 बराबर 2 धन 1 बराबर कितना होगा, तो पहले अपन लोग 2 लाइन, फिर 1 लाइन, फिर 1 2 3 बराबर 3 ऐसे लिख देते थे। इसी सिस्टम का उपयोग हम यहाँ करेंगे, बिल्कुल पुरानी पद्धति से। बाकी जब आप समझ जाएंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यद्यपि इस अनुमान विधि का कोई भी रोल नहीं है, कोई नियम नहीं है, केवल अंदाजा है। आप अंदाजे से आप जितना आप एक्सपर्ट होंगे उतने जल्दी आप उसको बैलेंस कर लेंगे। फिर भी कुछ ट्रिक्स अपन लोग लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उसको यहाँ हमने सिंबल लिख लिया, n और h है, यहाँ पर काउंट कर लिया। n कितना है 2 है, h कितना है 2 है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी n और h ही होंगे, अगला नहीं आ सकता है कोई भी। अब यहाँ पर n कितना है, ये जो पीछे हमने बताया था कि आणविकता होती है, पीछे से गुणा होता है, पूरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में गुणा होगा। तो जैसे यहाँ n है 1 है, तो 1 2 के 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ h है 3, तो 3 दूनी 6 6 हो गया। ये यहाँ पर n 2 है, यहाँ 2 है, बैलेंस है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, ये अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। यहाँ H2 दिया हुआ है, बैक से हम वो संख्या रखेंगे जिससे गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6। अब ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पर दोनों को बैलेंस देख लो, n 2 हो गया तो सही है, h 2 था, अब ये 6 हो गया, ये भी 6 है, n समीकरण संतुलित हो गया। मतलब n2 प्लस 3h2 is equal to 2ns3, it is a balanced इक्वेशन हो गया, बैलेंस्ड समीकरण हो गया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के आप जब अभ्यास करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। हम अभी 1-2 एग्जाम्पल्स और दे रहे हैं। अब जैसे मान लो कि ये सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl से क्रिया करता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसको ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण दिया हुआ इक्वेशन। इसको बैलेंस करना है अनुमान विधि से, बस वही प्रोसेस करना है। बड़ी सरलता से आपको क्रियाकारक और क्रियाफलों में जितना भी जो क्रियाकारक में होगा वही क्रियाफल में होगा, वो नष्ट नहीं होगा, केवल उसका एक्सचेंज होगा, रूप परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम है, हमने लिख लिया कैल्शियम, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और क्लोरीन। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट दिस इक्वेशन। कैल्शियम है कितना है 1 है, कार्बन कितना है पूरे में मिला के 1 है, ऑक्सीजन कितना है पूरे में मिला के 3 है, H कितना है 1 है सिंगल और क्लोरीन कितना है 1 है। तो इतनी ही चीजें आपको बिना देखे उधर भी लिख लेना है, कुछ भी नहीं ढूंढना है, ये निश्चित होंगे, इसके अलावा कुछ ना होगा। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम लिख लिया, कार्बन लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया और Cl लिख लिया। हमने इधर देखा नहीं, फिर भी निश्चित रूप से यही एलिमेंट्स इधर भी मिलेंगे। अब वो कितनी मात्रा में मिलेंगे उसको काउंट कर लो। कैसे यहाँ पूरे देखो, यहाँ पूरे में सिर्फ 1 है, क्लोरीन ये है, बाकी इधर नहीं, मतलब 2 है, तो ये 2 हमने लिख लिया। यहाँ पर H कितना है 2 है, तो ये हमने 2 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर 1 ये यानी 3 है, ये लिख लिया। और कार्बन कितना है पूरे के अंदर 1 है ये। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये 2 चीजें बैलेंस है, दिख रही है सेम से। कैल्शियम 1 इधर भी है 1 इधर भी है, कार्बन 1 इधर भी है 1 इधर भी है, ऑक्सीजन भी लगभग यहाँ पर अभी फिलहाल ये सेम है। ऑक्सीजन 3 इधर भी है और 2 और 1 3 इधर भी है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है
क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। यद्यपि इस विधि में एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे कि जब इस तरह से आप एक टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, तो उसमें अभी तो कोई एग्जाम्पल आ नहीं रहा है। यदि आपके पास आता है ऐसा किताबों से देखते हुए आपको करना हो, जब अभ्यास करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब यहाँ पर आप डिफरेंट देखें तो एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे मिनिमम डिफरेंट किस में है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम डिफरेंट वाले को आप सबसे पहले बैलेंस करो। जब आप करना चालू करेंगे तो हमारा अंदाज है कि बड़ी इजी तरीके से सभी बैलेंस होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर चूंकि इन दोनों में ही बिल्कुल 1 और 1 का डिफरेंस एच में भी है और Cl में भी है, तो हम इनमें से किसी को भी बैलेंस करेंगे तो सरल हो जाएगा। जैसे हम H को या Cl को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर H2 है, यहाँ 1 है, तो हम बैक से गुणा कर देंगे। यहाँ पर H है तो ये 2 हमने रख दिया, ये 2 रख दिया तो 2H हो गया, 2Cl हो गया। अब ये 2H आ गया और 2Cl भी आ गया। इस तरह से एक ही संख्या से ये दोनों ही बैलेंस हो गए। इसी तरह से हम एक अगला उदाहरण भी ले रहे हैं। अब ये एक और उदाहरण है, कॉपर सल्फेट, कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया हो रही है, कॉपर सल्फेट बन रहा है, पानी बन रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। मतलब Cu प्लस H2SO4 इक्वल टू CSO4 प्लस H2O प्लस SO2। अब यहाँ पर इसको देखें क्या ये बैलेंस्ड समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पर पहले उसी तरह से Cu हमने रख लिया, H रख लिया, S रख लिया और O रख लिया। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कॉपर है, केवल हाइड्रोजन है, हमने रख ही लिया है। S यहाँ पर है, सल्फर हमने रख लिया है और ऑक्सीजन हमने रख लिया है। तो निश्चित रूप से इतने ही एलिमेंट्स क्रियाफल यानी प्रोडक्ट में भी होंगे। इसको बिना उसको देखे हम यहाँ पर Cu, H, S और O को हमने रख लिया सीधे सीधे। अब इनके काउंट करेंगे कितने, कॉपर का 1 ही परमाणु, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन के 4। अब यहां काउंट कर लें, इस पूरे के अंदर 1 कॉपर, हाइड्रोजन पूरे के अंदर 2, केवल 2 है और तो दिख नहीं रहा है। एस कितने हैं, 1 एस और दूसरा एस, 1 और 2 पूरे के पूरे प्रोडक्ट में देखना है, तो 1 एस और दूसरा एस, तो यहां पर 2 एस हो गए। अब ऑक्सीजन कितना है, 4, 1, 5, 6, 7 ऑक्सीजन। अब यहां पर देखें, यहां पर हमने आपको बताया था कि यदि इस तरह से, मतलब ये अनबैलेंस्ड है, यहां पर देखो कॉपर 1 है सही है, हाइड्रोजन 2 है सही है, सल्फर 1 है लेकिन यहां पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहां पर 7 है, मतलब डिफरेंट है, यानी बैलेंस्ड समीकरण नहीं है। तो हमने बताया था ट्रिक, यद्यपि इसकी कोई भी अभी तक मतलब विशेष विधि तो बनी नहीं है, हिडन ट्रायल है, ट्रायल ही करना है आपको, लेकिन ट्रायल में भी कुछ ट्रिक होती है। तो यदि इस ट्रिक से आप लगाएंगे तो आपको इजी जरूर हो जाएगा। जैसे यहां हमने बताया था कि जिनमें मिनिमम डिफरेंट होगा उसको हमें सबसे पहले बैलेंस करना है, बिल्कुल सबसे पहले उसको बैलेंस करो जिनमें मिनिमम डिफरेंट हो। तो यहां पर आप देखो, यहां पर इनमें तो कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन सल्फर में आप देखो यहां पर 2 है और 1, मतलब 2 - 1 = 1। ऑक्सीजन में भी डिफरेंट है, तो ये 7 है, 7 - 4 = 3। तो अब आप बताएं कि इन दोनों में से किसमें मिनिमम डिफरेंट है। तो सीधी सी बात है, आप बता सकते हैं कि ये मतलब यहां पर सल्फर, ये ऑक्सीजन में और सल्फर में से, सल्फर में मिनिमम डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले सल्फर को ही बैलेंस करेंगे। मतलब यहां पर इधर प्रोडक्ट में कितना है, 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम यहां भी 2 करेंगे। तो ये सल्फर तो ये बीच में है, अब इसको यहां तो आप कर नहीं सकते हैं, बैक से ही आपको उसकी आणविकता बढ़ाना पड़ेगा। तो आप यदि इधर 2 है तो इधर भी हम 2 रख दें, 2 से गुणा कर दें सीधे सीधे। अब ये सल्फर 2 हो गया, ये 2 हो गया सल्फर।
अब जब ये 2 हो गया सल्फर, तो यहां पर बहुत सारी चीजें बदल गई। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 में सभी का गुणा होगा, तो ये 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गई। यहां पर ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गई। Cu तभी इतने हैं। अब यहां पर देखें तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 4, सल्फर 2 हो गया, सल्फर तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहां पर 8 है, तो 8 और इधर 7, 1। इधर पर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो यहां भी आपको हाइड्रोजन को 4 कर लेना, 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ये आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसको आप फिर काउंट करो। अब यहां पर देखो, कॉपर 1, हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया। यहां काउंट करो, कॉपर 1 है, हाइड्रोजन 4, इधर 4 है। अब यहां पर सल्फर कितना है? 2 है, इधर 2 है। अब यहां पर ऑक्सीजन को तो 4, 2 6, 2 8, ये ऑक्सीजन भी अब 8 बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको बैलेंस्ड समीकरण प्राप्त हो गया। अब सेकंड हम आपको आंशिक समीकरण विधि बताएंगे। अब सेकंड में आता है आंशिक समीकरण विधि। हमने बताया था कि जो आंशिक समीकरण यानी पार्शियल इक्वेशन मेथड है, वो जब कोई रासायनिक क्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती है, संपन्न होती है, तब उस अभिक्रिया को हम इस मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि NaOH और क्लोरीन के बीच होने वाली क्रिया रिएक्शन, ये ऐसा लगता है कि एक पद में पूर्ण हो रही है, लेकिन ये कई पदों में पूर्ण होती है। आप देखें, जैसे ये NaOH एक सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, तो यहां पर सबसे पहले एकश क्लोरीन जल से क्रिया करता है, यानी Cl2 प्लस H2O इक्वल टू एक HCl प्लस HOCl बनाएगा, क्योंकि यहां पर ये 2 पार्ट Cl और Cl ये टूटेंगे, और यहां पर ये H और OH यहां पर ये टूटेंगे, एक HCl बनाएगा और दूसरा HOCl बनाएगा, ये 2 पार्ट बन गए। तो इस तरह से यहां पर जो अब ये जो 2 पार्ट हो गए HCl और HOCl, तो अब यहां पर NaOH का एक अणु प्लस HCl से क्रिया करेगा और बनेगा NaCl प्लस H2O HOH, ये H2O बना। अब यहां पर दूसरा पार्ट है HOCl, तो दूसरे NaOH से क्रिया करके और HOCl से रिएक्ट करेगा, तो यहां पर NaOCl, यहां पर एक पार्ट इतना निकल जाएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो यहां पर क्या बना रहा है? NaOCl प्लस H2O। ये एक ढांचा समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको जब आप योग करेंगे तो जो माध्यमिक उत्पाद होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, तो जो माध्यमिक उत्पाद हैं उनको जो यहां उत्पन्न हुआ वो यहां पर यूज हो गया, इसलिए वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो उसको हम निरस्त कर देते हैं। जैसे ये HCl है, ये HCl है, ये इससे निरस्त हो गया। HOCl, ये HOCl यहां उत्पन्न हुआ, यहां यूज हो गया, ये निरस्त हो गया। इधर भी हम देखेंगे H2O और ये H2O, ये निरस्त हो गया। और भी देख लीजिए, अब कोई नहीं बचा, तो यहां पर अब ये आ गया Cl2 प्लस 1 and 1 नहीं 2, तो 2NaOH, और अब इधर तो कुछ है नहीं, सब कैंसिल है, इक्वल टू अब यहां जो बचा हुआ है तो ये NaCl
प्लस NaOCl प्लस एक ठो H2O बचा। बस ये आपका बैलेंस्ड समीकरण प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये आंशिक समीकरण विधि से आप बड़े आसानी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आगे दिया जाएगा।